Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल। गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन। India's industrial production rises by 5.2% in January from 4.7% in December last year, continuing its expansion for a third straight month. Prime Minister Narendra Modi pitches for unicorns in self-help groups for women. And domestic benchmark indices close with losses for a second straight day amid weak global trends. आर्थिक सुर्खियों में, जनवरी 2023 में भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 5.2% हो गया। लगातार तीसरे महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में बढ़त दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा यूनिकॉर्न प्रदान करने की क्षमताओं पर जोर दिया और वैश्विक बाजारों के संकेतों से घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे दिन गिरावट का दौर। जनवरी 2023 में भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 5.2% हो गया। दिसंबर 2022 के दौरान यह 4.7% था। लगातार तीसरे महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में बढ़ोतरी हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी में निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 3.7% रही, जबकि खनन उत्पादन में 8.8% की बढ़ोतरी हुई। बिजली उत्पादन में इस दौरान 12.7% की बढ़त दर्ज हुई। गोपाल जी, आर्थिक व्यवस्था के लिए आईआईपी यानी औद्योगिक उत्पादन की जो आंकड़े हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं और क्या दर्शाते हैं कि क्या जो वैश्विक मंदी के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत दौर में खड़ी थी, वो आगे ही बढ़ती जा रही है और विभिन्न चुनौतियां, जैसे कि हमने देखा था पीछे ब्याज दरों में बढ़ोतरी थी, मुद्रास्फीति भी थी, इन सारी चिंताओं के बावजूद इस तरह की बढ़त कितना भरोसा जगाती है अर्थव्यवस्था पर? देखिए, अगर भारत की अर्थव्यवस्था का रोड मैप अगर हम देखेंगे तो आईआईपी एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। आईआईपी नंबर अगर 5 से ऊपर अगर होती है तो इसका मतलब एक्सपेंशनरी मोड में हमारी जो पूरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, वो उस रास्ते पे बढ़ रही है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और अल्टीमेटली इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग को ले लें, माइनिंग को ले लें, इलेक्ट्रिसिटी को ले लें, जितने भी कंपोनेंट है वो पूरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को दर्शाते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पूरी इसकी ये जो फिगर्स हैं आईआईपी नंबर्स, जिसको हर बार ट्रैक करते हैं लोग, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे मार्केट में इन्वेस्टर्स हों, चाहे अदर इन्वेस्टमेंट हो, यह बड़े ध्यान से देखी जाती है और इसी के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट अपना प्लान करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अभी प्रधानमंत्री जी ने पीछे कहा था कि गवर्नमेंट ने तो काफी इन्वेस्टमेंट किया कैपेक्स के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना चाहिए। तब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो सरकार का चाहे पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है, मार्केट में डिमांड क्रिएट की जा रही है, उन सब का इम्पैक्ट ट्रूली इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव होगा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन और साथ में सरकारी जो खर्चा है, कैपेक्स है, पीएसयू है या सरकार का, ये मिल के जब काम कर रहे हैं अब जिस तरह से, तो भारत की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी तेज होगी और वह पूरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगी। अच्छा, आईआईपी नंबर में ये भी हमने देखा कि लगातार तीसरे महीने सीधे तीसरे महीने इसमें लगातार बढ़त हुई है। ये कितना उम्मीद जगाता है, कितनी एक भरोसे की बात है कि पिछले 3 महीनों में लगातार औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में बढ़ोतरी हो रही है? क्योंकि अगर किसी महीने उसमें बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है या गिरावट है और उसके अगले महीने बढ़ जाता है,
तो ये एक माना जा सकता है, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है कि निरंतर उसमें अगर बढ़ोतरी हो रही है तो ये कितनी मजबूती वाली बात है या कितने उम्मीद जगाने और उत्साह वाली बात है? देखिए, आज के समय में इकोनॉमी ग्लोबल कनेक्ट के साथ चलती है, और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन से हमारे मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ना चाहिए, तो कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमीज में खासकर यूएस इकोनॉमी और यूरोपियन इकोनॉमी और चाइना, ये तीनों वर्ल्ड इकोनॉमी को राइड करते थे, कैटलाइज करते थे। इन तीनों में किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप से मंदी का दौर चल रहा है, और उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था, अभी इकोनॉमिक सर्वे इसी पिछले महीने आया था, उसने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था रिसेशन यानी मंदी की मार से उभर चुकी है पेंडेमिक के बाद। जहां पे विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की मार झेल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था उस रिसेशन से बाहर उभर के तेजी से विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी भारत में अट्रैक्ट किया जा रहा है, और इसीलिए यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका एक तरीके से शोकेस करता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो रिसेशन से बाहर है। ग्लोबल मंदी के जो मार है उससे हमारी अर्थव्यवस्था निकल के तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो बनी गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी अट्रैक्ट कर रही है। Gopal ji, the 8 core sectors which constitute 40.27 weightage on the IIP has consistently grown from between 7.8 to 7.9% in the last 10 months, and this commodity production rise that we have seen on a consistent basis has been leveraged by in the index of industrial production. How do you see manufacturing improve even better? We know the commodity cycle has improved, the production has improved, but how does manufacturing leverage that? The important thing on the industrial development side is the Prime Minister has been saying that we have to create an ecosystem of support to the ease of doing business and ease of living. For that, various inputs are important, where industrial production or industrial development cannot take place unless you provide them the basic necessities and inputs, whether it is the minerals through raw material supply of commodities, or issues like power generation and supply of power. All these are important factors which impact and assist the industrial production. So the 8 core areas of IIP are important for the industrial development, overall industrial development. So the current figure which you have just now underlined, that the electricity production has surged by 12.7%. It's an precursor to industrial demand of power. Second is mineral supply of mineral output has also rose by 8.8%. That also depends upon what the demand of industries is. So ultimately, industrial production is an outcome of the input of raw material and support system of electricity and other things. So overall, these 8 parameters together determine how industrial production will grow in the coming days. And this is the past 3 months figure is really an important indicator of what industrial production or industrial economy is going to move ahead for. So we have a 1 month period deferment by which we get the figures for January. So we're getting the figures now for January. It's gone up by 50 basis points as compared to December last year. How do you see February this year in terms of IIP? Briefly. I think the trend which was started for last 3 months will continue, and India is also showing growth in the services sector. And today there are certain more initiatives and developments which further will help the production industrial output. One important thing is about we have been talking about our linking of regional and global supply chain with our manufacturing sector. We are going ahead for a signing of free trade agreement with countries like UK, European countries and USA, etc., and Australia. These are important countries. If we link our manufacturing to them, then our manufacturing sector will see further growth, and that is what the government focus is,
that we sign free trade agreement or bilateral trade agreement with these developed countries and link our manufacturing sector to their industries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नए यूनिकॉर्न की संभावना जताते हुए कहा कि इस वर्ष बजट में सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। यूनिकॉर्न ऐसी कंपनियां होती हैं जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुए बिना भी $1 अरब का मूल्यांकन रखती हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण पर बजट पश्चात वेबिनार में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास की तरफ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्राप्त किया है, जिससे उनके द्वारा व्यापारिक क्षेत्र में योगदान को पहचाना जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि छोटे छोटे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनकी क्षमताओं को पहचानना, उनको वो जिस तरह से उनका आर्थिक बढ़ोतरी हो सके या उनका आर्थिक विकास हो सके, उसमें महिलाओं को शामिल करना, जिससे क्योंकि महिलाओं को ये माना गया है कि उनका आर्थिक प्रबंधन बहुत क्षेत्रों में बिना किसी आप ये समझ सकते हैं कि बहुत कौशल उनका जो है उस ईश्वर प्रदत्त होता है, तो उसकी क्षमताओं का दोहन करना कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से आर्थिक प्रगति में उनके योगदान को हम ले सकते हैं। देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण में महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेंडर इक्वेलिटी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जनधन अकाउंट योजना ने महिलाओं के आर्थिक जो सशक्तिकरण को बहुत बड़ा फिलिप दिया है, प्रोपेल किया है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी ये जनधन अकाउंट का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि उसमें ज्यादातर अगर आप देखेंगे जनधन अकाउंट में तो महिलाओं के ज्यादातर अकाउंट खुले हैं, और जब किसी महिला का बैंक में अकाउंट खुलता है तो एक जो आर्थिक स्वतंत्रता की जो बात उसके अंदर आती है, आर्थिक स्वाभिमान की बात आती है या आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंस की जब बात आती है तो वो हर क्षेत्र में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में भी बहुत इनिशिएटिव लिया है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है कि 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम प्रमोट करेंगे। एक दूसरा बहुत सशक्तिकरण का माध्यम जो ग्रामीण क्षेत्र में और खासकर सुदूर क्षेत्रों में इस बजट में इनिशिएटिव सरकार ने लिया है वो है कोऑपरेटिव सेक्टर, और उसमें भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स में भी महिलाओं के जो रोजगार के जो अवसर हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स को देख लें आप। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदि महोत्सव किया था जिसमें ट्राइबल महिलाओं ने और ट्राइबल लोगों ने काफी पार्टिसिपेट किया और वो बहुत लोगों ने सराहा। उनके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी स्कीम्स है। तो भारत का यह जो पहचान है हैंडीक्राफ्ट्स के रूप में, और अलग अलग जगहों पे जो हैंडीक्राफ्ट्स और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको उनका जो मार्केटिंग है और उनकी जो क्रेडिटर फाइनेंशियल नीड्स है वो सब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पूरी हो रही है, और इसके कारण महिलाओं का बहुत बड़ा सशक्तिकरण हो रहा है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और एक और इस बजट में बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा की गई है उसको योजना के अंतर्गत कि ये जो आर्टिसंस हैं, जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस हैं, इन लोगों को भी बहुत तरीके से सरकार आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगी, चाहे उनको क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो, मार्केटिंग की फैसिलिटीज हो, टेक्निकल सपोर्ट हो। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप और आर्टिसंस जो जगह जगह पे आर्टिसंस वगैरह हैं जो हथकरघा जिनको वो माने जाते हैं कार्य करने वाले, इन सब में भी महिलाओं का बहुत बड़ा भागीदारी है। तो पूरी तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण का एक बड़ा जो विजन है प्रधानमंत्री जी का वो सफल होने की उस रास्ते पे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि यह जो आज प्रधानमंत्री जी ने यूनिकॉर्न्स के लिए प्रेरित किया गया, अभी तक तो लोगों ने यूनिकॉर्न्स को माना था कि फाइनेंशियल मार्केट्स में जो होती हैं फिनटेक कंपनीज वही यूनिकॉर्न के रूप में बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि महिलाएं भी आगे बढ़ें और यूनिकॉर्न की तरह अपनी वैल्यूज को, पोटेंशियल को अनलॉक करें। तो मुझे लगता है ये अनाउंसमेंट आज जो प्रधानमंत्री जी ने वेबिनार किया उसके अंदर प्रोत्साहित करने का काम किया है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। Mudra loan beneficiaries are also there in microfinance. You spoke about credit. What is the growth in that?
Mudra loan is a very good growth that has seen. It is almost 48 crore Mudra loans have been given by the various banks over the last period, and it has from 50,000 to 10 lakh crores loans are given. That has also been a very good example of empowering the people for small manufacturers, etc., who work through their small cottage industries. At the same time, the street vendors are also being given and supported loans in the form of small loans, which is also helping them. मुद्रा लोन में भी 70% की जो राशि है, 70% मुद्रा लोन का जो बेनिफिशियरी हैं वो भी महिलाएं हैं, तो ये भी आर्थिक सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा सबूत है और बहुत प्रोत्साहित करने वाली ये सूचना भी है. Let's move on to more news. India and the US have signed a memorandum of understanding on establishing a semiconductor supply chain and innovation partnership under the framework of India-US Commercial Dialogue. The MOU was inked between the two countries during the Commercial Dialogue 2023 between Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal and the US Secretary of Commerce Gina Raimondo in New Delhi today. The MOU seeks to establish a bilateral collaborative mechanism in the semiconductor supply chain resiliency and diversification in view of US CHIPS and Science Act and India's semiconductor mission. It aims to leverage complementary strengths of both countries and facilitate commercial opportunities and development of semiconductor innovation ecosystems through discussions on various aspects of semiconductor value chain. The MOU envisages mutually beneficial R&D, talent and skill development. How is this different from the Foxconn deal with Vedanta in Gujarat? How is this partnership with the US in terms of technology collaboration going to benefit or leverage what is already in place under our CHIPS manufacturing policy? India is a global leader in the field of IT and hardware and software development, and we have been driving global supply chain in this whole system. And post-pandemic, one challenge was faced by the IT industries globally, and particularly India also, was there was supply chain bottlenecks in the form of semiconductors, chips, technology, etc. Only limited countries like Taiwan, etc. have been manufacturing this, and when there was disruption in their manufacturing due to COVID, suddenly the whole IT industry faced a big challenge of growth. In the last year budget, the Prime Minister announced that 90,000 crores incentive for the chip manufacturing, so that this bottleneck or disruption from the supply of chip technology or semiconductors, which was hampering our automobile industries, IT industries, and majorly other industries also where high tech inputs are required, you will find that this is a big challenge and bottleneck. So to overcome that challenge, last year budget also took some initiatives, and 90,000 crores were provided for development of this sector. Similarly, this today's initiative of having a signing of the technological integration with US will further develop this industry, and this industry is one of the important challenge or disruptive technology which can help other industries, which where India is a global leader, whether in the automobile or in the this IT industries. नजर डालते हैं सेंसेक्स पे. घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट का दौर रहा. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.2% के नुकसान से 671 अंक लुढ़ककर 59,135 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% की गिरावट से 177 अंक गिरकर 17,413 पर दर्ज हुआ. बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.7% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% नुकसान दर्ज हुआ. At the stock market, Sensex and Nifty closed with losses for a second straight day today amid weak global trends. Sensex dropped by 671 points or 1.21% to end at 59,135. Nifty lost 177 points or 1% to settle at 17,413. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index fell by 0.69% and the small-cap index lost 0.59%. In the Sensex pack, 10 companies posted gains while the remaining 20 witnessed losses. Tata Motors, Maruti and NTPC were top gainers, rising 0.8% each, followed by Sun Pharma,
edging up 0.4%. On the other hand, HDFC Bank slipped 0.6%, followed by SBI Bank and HDFC. Both fell 2.1% each. IndusInd Bank shed 2%. In sectoral indices, 15 sectors logged losses while 5 posted gains. BankX ended lower at 1.9%, while financial services declined 1.8% and capital goods slipped 1.1%. On the other hand, utilities rose 1.2%, while power gained 1.2% and oil and gas added 0.2%. The overall market breadth was negative as shares of 2,099 companies fell and 1,407 companies rose. A total of 105 companies remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की मजबूती से 82 रुपए 2 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 0.1% की गिरावट से 105.2 के स्तर पर दर्ज हुआ। गोपाल जी, शेयर बाजार की अगर दशा पे बात करें, लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में यहां पे गिरावट है। हालांकि ये भी है कि वैश्विक संकेत जो हैं वो भी बहुत मजबूत नहीं थे, वहां से भी कुछ नुकसान और वहां का भी असर नजर आया है। तो किस तरह से आंकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह का ये अंतिम कारोबारी सत्र था, सोमवार को किस तरह से बाजार करेगा? और दूसरी बात, अगर सेंसेक्स 60,000 से नीचे कहीं दर्ज होता है तो कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं तो मामूली सी ही चिंताएं तो होती हैं। हाँ, देखिए, चिंता तो करने की बात नहीं है, क्योंकि ये मार्केट बड़ा वॉलेटाइल है और आज के समय में ग्लोबल जो मनी फ्लो की जो होता है उसके कारण इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। और आप देखते हैं कि जो एक दो चीजें, जो फैक्टर्स जो आज के समय में मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, वो है यूएस के जो फेडरल जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने कंटिन्यूअसली एक स्टेटमेंट दिया है कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे और आगे भी इसको बढ़ाते रह सकते हैं। तो उसके कारण इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट पड़ता है और अगर यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उससे फंड फ्लो के ऊपर फर्क पड़ता है। उस फंड फ्लो के हिसाब से ये मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है वो हुई है। ये कोई इकोनॉमी बेस्ड या भारत की इकोनॉमी के ऊपर ये बात नहीं है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी फंड फ्लो के ऊपर रहती है। बट अगर आप ग्लोबल फ्लो देखेंगे, पिछले महीने भी जो एफआईआई का भी जो है इम्पैक्ट है वो है, उन्होंने पॉजिटिवली इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। ये कंटिन्यूअसली एफडीआई जो है भारत में तेजी से बढ़ ही रहा है, ग्लोबल लेवल पे फास्टेस्ट ग्रोइंग एफडीआई भारत में आ रहा है। एक चीज और मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि बजट प्रस्तावों में अर्थव्यवस्था को गति करने के बहुत सारे प्रस्ताव थे। उसके बाद सरकार ने जो ढांचागत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़े पैमाने में निवेश की भी बात कही थी। उसके साथ साथ हम अगर घरेलू कंपनियों के नतीजे देखें, उससे भी बहुत बड़ा समर्थन था। उसके बावजूद अगर बाजार क्या 60,000 के आसपास या निफ्टी अगर हम देखें तो 17,500 के आसपास रहता है, तो क्या माना जाए कि अगर घरेलू प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो बाजार में और दबाव आ सकता था या और बिकवाली हो सकती थी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप देखें, अभी उत्तर प्रदेश ने इंटरनेशनल जो ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया था उत्तर प्रदेश में, और उसमें उसने टारगेट रखा था कि हम 10 लाख करोड़ का अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसने टारगेट क्रॉस करके 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। तो ग्लोबल लेवल पे भारत एक अच्छा निवेश का स्थान माना जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को ब्राइट स्पॉट के रूप में माना जा रहा है और ग्लोबली इन्वेस्टर्स जो हैं भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। तो ओवरऑल भारत के का निवेश जो है वह पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। टेम्पररी ये जो फंड फ्लो इंटरेस्ट रेट के कारण ये थोड़ा बहुत इसमें फर्क आता है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी सीमित है और बढ़ी रहेगी। सीमित है और एक बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आमतौर पर मंदी का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 3.1%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.8% और जापान का निक्केई 1.7% के नुकसान से बंद हुआ। चीन के शंघाई कॉपोरेट सूचकांक में 1.4% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1% का नुकसान दर्ज हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी गिरावट रही। फ्रांस, जर्मनी और लंदन के शेयर सूचकांक 1.3% से 1.8% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Moving on to the US stock market, Wall Street's three major stock indices closed lower yesterday, with bank stocks creating the biggest drag. The fall in stocks was also attributed to investors' worry that today's jobs report could spur a more aggressive interest rate hike from the Fed Reserve. The Dow Jones Industrial Average slipped 1.7%, the S&P 500 fell 1.9%, and the Nasdaq Composite Index declined 2.1%. Gopalji,
today we saw the FII outflow from the market to the tune of net outflow was 2,061 crore rupees, and experts such as yourself are citing that there are more lucrative opportunities for the FII, FPI in the debt market now, the treasury securities, especially the money market instruments where the yield is in less than 1 year is crossing 5%. So they are seeing that as an alternative to equity investment, which is why we're also seeing the three major stock indices in the US also seeing a loss. To what extent do you see this trend continuing? Till when? I think post-pandemic what happened was due to inflation. US and Europe are feeling a pinch of inflation at a very high rate, and therefore to curb that inflation, they have been consistently withdrawing the liquidity from the system, and to withdraw that liquidity, they have been increasing their interest rate. And that is the counterproductive, that the interest rates are rising in Europe and American economy, and therefore lot of funds are being called back, and fund flow is taking place in their market. But ultimately, if you see the brownfield projects in India, as I had mentioned that recently Uttar Pradesh saw it had a target of 10 lakh crores of investment, but it got an offer for 33.5 lakh crores, and similarly other states are also seeing lot of investment negotiations and a lot of projects investment in the brownfield project. So that is more attractive for India. Whenever there is a brownfield new project which comes up for manufacturing, etc., it helps in the economy, it helps in the employment generation, and it's a long-term beneficial for the country. So overall economic sentiment for India is very positive, and the interest rate is an issue which is being which is being done by Europe and American economies because of their rising inflation, and they are getting into recession. That's one thing that they are feeling the pinch for. But I think it's a short-term phenomena. Indian banks are also watchful on the issues, but we are receiving the FDI that we need for our capital formation. Well, moving on to the oil market now. Oil fell for a fourth session today, heading for its biggest weekly loss in 5 weeks. The fall is due to worries about the prospect of steep interest rate hikes in the US hitting fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading at around $81.05 per barrel, while WTI crude price was at $75.10 per barrel when reports last came in. Even though the story is citing domestic consumption as a factor why oil prices are correcting, but there's also a lot of competition from Russian crude and China as well. Oil is a very important component of our whole economy. Whenever oil prices rises, because we are dependent upon 80% of our oil requirement in the form of crude oil is being imported, and we are short of energy in that sense. And whenever the oil prices falls below $80 a barrel, it's always beneficial. And then almost 20 to 25% of our oil requirement we are importing from Russia, which is available at a cheaper rate than these Gulf countries and European American oil. So the thing is that this fall in oil prices is beneficial to our economy on that overall basis, and this will also boost our economy. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 155 रुपए की बढ़त से 55,455 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि चांदी 60 रुपए की मामूली गिरावट से 61,925 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना बढ़त से $1,838.80 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी गिरावट से $20.10 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। गोपाल जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। India's industrial production rises 5.2% in January from 4.7% in December last year, continuing its expansion for a third straight month. Prime Minister Narendra Modi pitches for unicorns in self-help groups for women, and domestic benchmark stock indices close with losses for second straight day amid weak global trends. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.